Okay, now listen. This is chapter 4 here, and we have discussed about atmosphere, and we have discussed about the layer of the atmosphere, and today we are going to discuss about the air pressure. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't feel it. This is because the air pressure us from all the direction and our body exert और काउंटर प्रेशर। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमारे बॉडी के ऊपर हमेशा एयर प्रेशर एक्ट करता है, बट एयर प्रेशर हमको फील क्यों नहीं होता? बिकॉज एयर प्रेशर मतलब हर डायरेक्शन से हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, मतलब लेफ्ट से, राइट से, डाउन से, अप से, चारों तरफ से प्रेशर डालता है। तो ये प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर 1 kg का एयर प्रेशर ऑलवेज होता है। और प्रेशर एक्ट कैसे करता है बॉडी के ऊपर? ये जो चैप्टर है एक तरह से फिजिक्स का है, बट इन सोशल साइंस। और किसी को नहीं आ रहा वॉइस? बेटा जहाँ पे नहीं आ रहा है वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। एंड मैंने बताया कि जो एयर प्रेशर है हमारे बॉडी के ऊपर चारों डायरेक्शन से एक्ट करता है, इसी वजह से हमको पता नहीं चलता है। मतलब चारों डायरेक्शन का मतलब क्या है? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, सभी तरफ से हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। एंड एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस के ऊपर जितना वेट एयर का होता है, एज यू नो दैट कि एयर में भी वेट होता है। इसी वजह से जब हम बैलून में एयर डालते हैं तो बैलून भारी हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वेट, एयर में वेट होता है कि नहीं, उसको ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है। तो देयर इज नो डाउट कि एयर हैज नो वेट, मीन्स एयर हैज अ वेट। As we go up the layer of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decrease with the height. Horizontal, the distribution of the air pressure is influence the temperature of the air at given place. In the areas where the temperature is high, the air gets heated and rises. This creates low pressure area. Low pressure is associated with the cloudy skies and wet weather. Now let me explain it कि बेटा आपको पता है कि जो एयर प्रेशर है, तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर एंड फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर टू मिजोस्फेयर, मुजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो व्हाट विल हैपन? द एयर प्रेशर विल बी डिक्रीज। मतलब आपका जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, एयर प्रेशर कम होगा। और ये टेम्परेचर के ऊपर भी पे भी डिपेंड करता है। जिस एरिया का टेम्परेचर सबसे कम हो ज्यादा होता है, वहां पे क्या होती है, गैसेस जो है लाइट हो जाती है और ऊपर जाने लगती हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में क्या होता है, और जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। और इसी प्रेशर, एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो अनाउंस करता है कि हमारा वेदर कैसा होगा, इसी एयर प्रेशर के बेसिस पे करता है। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे और याद करना है कि जो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर फील होता है वो सी सरफेस एरिया पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बे ऑफ बंगाल चाहे अरेबियन सी में जाते हो, तो जो वहां पे जो वाटर का सरफेस होता है, सी का सरफेस होता है, वहां पे वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा एक्ट करता है। अंडरस्टूड? Voice is my voice is clear. Okay, okay. In areas. Okay, okay, okay. Now please switch off your mics. In areas having lower temperature, the air is cold. देखिए जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, एयर इज कोल्ड। आपको पता है कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें हीट जाता है, हीट की वजह से उसमें से एयर वेपर बन के बाहर निकल जाता है। ऐसे ही अगर अपने घर के अंदर आप एयर फिल कर दोगे किसी रूम में और उस रूम को हीटअप करोगे, तो क्या होगा, एयर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगा। ऐसे ही जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है उसमें एयर जो है वेपर बन के ऊपर जाता है, और जिस एरिया में कोल्ड होता है वहां पे जो है एयर नीचे रहता है। ठीक है, एंड इट इज देयर फॉर हैवी। और क्या होता है, जहां पे कोल्ड टेम्परेचर होगा तो वहां पे एयर क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और एयर सिंक्स एट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर। और जहां पे कोल्ड होगा
जो एयर है हैवी हो जाएगा, वहां पे बहुत सारा एयर इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे एयर प्रेशर क्रिएट होता है। एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई। और जिस एरिया में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर ये शो करता है कि उस एरिया में जो वेदर है वो क्लियर होगा और सनी होगा। और जहां पे लो होता है वहां पे साइक्लोन आने के चांसेस हैं, वहां पे रेन होने के चांसेस हैं। This is chapter 4 of geography. The name of the chapter is air. And you should also know that the air always moves from high pressure area to low pressure. और जो एयर प्रेशर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। चाहे कोई भी चीज हो, हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी को भी कहीं गिराओगे तो क्या होगा? अगर आप ऊपर, मैंने बोला कि आप ऊपर जैसे जाओगे एयर प्रेशर कम होगा, तो आप पानी गिराओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमेशा क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां पे हाई प्रेशर है वो कहाँ जाएगा? लो प्रेशर में, सो दैट वो दोनों बराबर हो जाए। हाई प्रेशर लो प्रेशर एक साथ मिलेंगे और दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमेशा एयर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये आपको ये एयर प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आ गया। एयर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया। एंड एयर प्रेशर का रोल क्या है, और एयर प्रेशर से एटमॉस्फेयर के बारे में कैसे फोरकास्ट किया जाता है कि वेदर क्लियर होगा या क्लाउडी होगा। नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स द विंड। अब हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर, देखिए विंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एयर प्रेशर। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ एयर प्रेशर। The movement of the air from high pressure area to low pressure area is called wind. So you should know the definition of wind. The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots tree during the storm. देखिए ये जो विंड है, जब स्लो चलता है तो हमको काफी रिलैक्स फील करता है। जब मॉर्निंग में चलता है उसे ब्रीज बोलते हैं। जब बहुत तेज चलता है तो स्टॉर्म हो जाता है। तो स्टॉर्म को हमने देखा है बहुत बार कि बहुत तेज स्टॉर्म आता है तो पेड़ के पत्तियों को गिरा देता है, एंड बहुत बड़े बड़े पेड़ को गिरा देता है। एंड समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज gently you can even see it blowing away smoke or fine dust. At the time, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold एंड आपने देखो इसमें विंड का यही बताया बेटा कि अगर जो विंड है, विंड अगर स्लो बहता है तो बहुत अच्छा होता है, अगर तेज बहता है तो बिल्डिंग्स को गिरा देता है, ट्रीज को गिरा देता है। और आपने ये भी देखा है कि कभी कभी आप लोग अपने मार्केट से नया अम्ब्रेला खरीद के लाते हो और रेनी सीजन में बाहर जाते हो, अचानक विंड तेज होता है और आपका अम्ब्रेला टूट जाता है। तो ये सब आपको ये बताया गया है कि यू कैन फील द विंड, और आपको पता चलेगा ये विंड जो है ब्रिज है, स्टॉर्म है, ये सब सारी चीजें आपको पता चलता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विंड कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यहाँ पे इसको आपको लिखना भी है, आपको याद भी करना है कि विंड के जो है 3 टाइप्स होते हैं। और वो 3 टाइप्स क्या क्या है? एक है, फर्स्ट इज परमानेंट विंड्स, सेकेंड इज सीजनल विंड्स, एंड थर्ड इज लोकल विंड्स। तो एज यू नो दैट द नेम इज परमानेंट विंड, मतलब ये ऐसा विंड जो हमेशा चलता हो। सीजनल विंड, एज यू नो दैट देर आर 4 सीजन, तो वो सीजन के अकॉर्डिंग जो विंड चलेगा उसको सीजनल विंड बोलते हैं। लोकल विंड से वो होता है कि जो कुछ एरिया में चलता है लेकिन कुछ एरिया में नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे विंड होते हैं जो नॉर्थ इंडिया में बहते हैं, जैसे यूपी में बहेंगे, बिहार में बहेंगे, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो विंड आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सो दैट you will able to know that what is this. The permanent wind, the trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in the particular direction. देखिए ये जो इसको हम परमानेंट जो विंड है इसको ट्रेड विंड भी कैसे भी नाम से भी जाना जाता है। ये कि हम अब पूरे अगर इन वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड में एक ईस्टर्ली विंड होता है, एक वेस्टर्ली विंड होता है जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, कुछ समय ये ईस्टर्ली, कुछ वेस्टर्ली का मतलब क्या होता है? जो पूर्व से चलने वाली हवाएं हैं जो, और वेस्टर्ली का मतलब जो वेस्ट से चलने वाली हवाएं। अंडरस्टूड? तो ये इसको अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द परमानेंट विंड,
तो दीज आर द ईस्टर्ली विंड एंड द वेस्टर्ली विंड, ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं परमानेंट विंड एंड दिस आल्सो कॉल्ड ट्रेड विंड्स। एंड सीजनल विंड, दिस winds change their direction in different season, फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया। अभी देखिए जो सीजनल विंड है, इसमें आपने देखा होगा कभी ये जो विंड है कभी सी साइड से मतलब समुद्र की तरफ से प्लेन की तरफ बहता है, और कभी सीजन चेंज होता है तो प्लेन से समुद्र की तरफ बहता है, यानी सी के तरफ बहता है। आप इसके बारे में आगे क्लास में और सीजनल विंड कैसे बहता है, उसका रीजन क्या है, कहाँ हाई टेम्परेचर होता है, कहाँ लो टेम्परेचर होता है, कहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है, कहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है, सीजनल विंड का डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, इसके बारे में पूरा आपको नेक्स्ट आगे वाले जो अपर क्लासेस है उसमें पढ़ाया जाएगा। बट आपको इतना यहाँ पता होना चाहिए कि सीजनल विंडे होते हैं जो सीजन में चलते हैं और वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और इसको अगर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड, तो योर आंसर विल बी द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड है मानसून विंड। मानसून का मतलब क्या होता है, अभी आपको पता है कि जून के महीने में मानसून आता है, केरला में सबसे पहले उसकी एंट्री होती है, उसके बाद वो कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसे होते हुए फिर हमारे साइड में भी आता है, और मानसून विंड की वजह से बारिश होती है। और ये मानसून विंड जो हमारा उधर से आया हुआ साउथ वेस्ट से आया हुआ, ये वापस रिटर्न हो जाता है, तो डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है। लोकली विंड, दिस ब्लो ओनली during a particular period of the day or year in the small area, for example land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of the northern plains of India and it is called Loo? बट देखो एक और बात बता दें, जहां पे हम लोकल विंड की बात कर रहे हैं तो आप देखो जो सी में हमेशा ब्रिज बहता है वो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे ही लोकल विंड का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको पता होगा गर्मी के महीने में जब आप यूपी बिहार या मध्य प्रदेश में उस एरिया में जाएंगे तो बहुत मतलब शुष्क हवाएं चलती है जो मतलब ड्राई होती है, और वो इतनी गर्म होती है कि बॉडी के आपके बॉडी का जो वाटर है उसको खत्म कर देता है, जिसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो ये जैसे लू टाइप की जो विंड है उस विंड को हम लोकल विंड भी बोलते हैं, जो आपको नॉर्थ इंडिया में तो दिखेगा बट आप साउथ इंडिया में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू उड़ीसा, गोइंग टू आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देन देयर यू विल नॉट एबल टू फाइंड द लू, वहां पे लू नहीं चलती है, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने ये पढ़ लिया। एंड नेक्स्ट क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। आपको एक सिंपल डिफिनेशन बताता हूं, द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। मतलब जो हमारे एयर में, जैसे हमारे यहाँ पे एयर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर परसेंटेज भी होते हैं, और जो वाटर परसेंटेज होते हैं उसी को मॉइस्चर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब क्या है, व्हेन द इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट बॉडीज। हमको पता है कि हमेशा वाटर इवापोरेशन होता है, वाटर का इवापोरेशन हमेशा होता रहता है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वाटर का इवापोरेशन होता है, एवरीबडी नोज। इट बिकम्स वाटर वेपर, ये क्या बन जाता है, वाटर वेपर बनता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो इसी मॉइस्चर को, जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, मतलब जो वाटर का परसेंटेज होता है, इसको हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। आपने इस वर्ड को सुना होगा, तो एग्जाम में बहुत बार आया है कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मतलब जो मॉइस्चर एयर के अंदर होता है हम उसको ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। जैसे आपके बॉडी में पसीना होता है, आपका बॉडी चिपचिपा जैसा होने लगता है, तो किसके वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर ज्यादा मॉइस्चर होते हैं, वाटर ज्यादा होता है, तो आपका बॉडी के ऊपर धीरे धीरे स्वेटिंग और चिपचिपा टाइप होने लगता है। व्हेन द एयर इज ए फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है, तो हम उस डे को बोलते हैं ह्यूमिड डे, बोलते हैं कि आज बहुत ह्यूमिडिटी है। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increased, and so it become more and more humid. On the humid day, clothes take longer to dry, and sweat from your body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. तो ये देखते हैं कि जब ह्यूमिड डे होता है, अगर
ज्यादा ह्यूमिड होता है, ज्यादा मॉइस्चर होता है, ज्यादा वाटर वेपर होता है एटमोस्फियर में, तो हमारा बॉडी का में हमेशा स्वेटिंग होता है और जल्दी ड्राई नहीं होता, और हम कपड़े भी बाहर जब सुखाने की कोशिश करते हैं तो सूखता नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, when the water vapor rises it start cooling। अब देखो हम रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रेनिंग होता कैसे है। when the water vapor rises start cooling, the water vapor condenses causing formation of drop of the water, clouds are just masses of the such water droplet। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as a precipitation। यहाँ देखो रेनिंग कैसे होता है उसके बारे में बताया हुआ। जैसे जब भी अर्थ के ऊपर जो वाटर बॉडीज है, जैसे फॉर एग्जांपल लेक है, रिवर्स है, सी है, तो जब ये वाटर वेपर बनते हैं, ये क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब वाटर वेपर का ऊपर जाना क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। और जब बाद में सारे जब ऊपर जाके, जब मैंने बोला था जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कम होता है, तो जब ये ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे इकट्ठे होने के बाद क्या हो जाता है, एक क्लाउड के फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। इनका क्लाउड के फॉर्मेट में चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। बाद में क्लाउड इतने भारी हो जाते हैं और ये वाटर को अपने साथ कैरी नहीं कर पाते हैं, तो ये वाटर नीचे गिरना शुरू होता है, और इसी वाटर को गिरने को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। और प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब होता है रेनिंग। ठीक है, तो ऐसे होता है रेन। अंडरस्टूड। हाँ, जेट प्लेन्स। नाउ जेट प्लेन्स फ्लाइंग द स्काई लीव अ वाइट trail behind them. The moisture from the air, their engines condense. We see trail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि ऊपर एक जेट फ्लाई करता है और जेट के पीछे एक लंबा सा ट्रेल बना होता है, एक लाइन दिखती है, जैसे आपको लगता होगा ना कि हाँ स्मोक छोड़ता है, तो स्मोक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो मॉइस्चर होता है जो हमको दिखाई देता है। अंडरस्टूड। बहुत लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में जितने बच्चे हैं सभी ने देखा होगा कि जब ऊपर आपने कभी देखा होगा जेट फ्लाई कर रहा है तो उसके पीछे एक बहुत लंबा सा ट्रेल बन जाता है। ठीक है। प्रिसिपिटेशन। नाउ देखो, प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। मैंने ये बोला कि जो प्रिसिपिटेशन होता है वो किसके फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, जिससे उसी को हम रेन बोलते हैं। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, द प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इज लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। द मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। तो सबसे ज्यादा वाटर का सोर्स क्या, मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन वाटर। अंडरस्टूड। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द वेयर माउंटेन्स। देखिए यहाँ पे बेटा इस पिक्चर में यही लिखा हुआ है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे जो माउंटेन्स होते हैं उस माउंटेन पे हमने देखा है बिल्कुल स्लोपी एरिया होता है, तो स्लोपी एरिया अगर नहीं होता, स्लोपी एरिया पे अगर ट्रीज नहीं होते तो ये पानी हमारा माउंटेन के ऊपर होल्ड नहीं हो पाता। क्योंकि क्या होता है, अब आप सोचोगे प्लांट वाटर को कैसे होल्ड करते हैं, तो आपको पता है जो प्लांट के रूट्स होते हैं, जड़ें होते हैं, काफी नीचे तक जाता है, तो जब भी बारिश होता है तो उस जड़ के माध्यम से जो वाटर है नीचे तक जाता है, जिससे ग्राउंड में वाटर वो स्टोर करके रखते हैं प्लांट। अगर ये सारे प्लांट्स अगर माउंटेन पे चाहे हिल पे नहीं होते तो सारा वाटर जो है नीचे चला जाता प्लेन में, और प्लेन एरिया में हमेशा बाढ़ आ जाती। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ये वो इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको याद करना है। क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब जो हमने बताया था कि कैसे हवाएं जैसे इवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर मॉइस्चर क्या होता है, कोल्ड होके कंडेंसेशन करता है, फिर प्रिसिपिटेशन करता है, तो इसके बाद ये बारिश होता है। तो ये जो रेनफॉल है, जो बारिश होता है, 3 टाइप के रेनिंग होता है। एक होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और एक होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, और एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसको मैं अभी करूंगा एक्सप्लेन आपको कि वो रेनफॉल किसको क्या बोलते हैं। लेकिन इससे पहले आप देख लो, रेनफॉल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। रेनफॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्लांट सर्वाइवल्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए।
एनिमल्स मतलब सब लोग आ गए, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, सब लोग उसमें आ गए कि रेनफॉल अगर नहीं होगा, आप सोचो, आप अज्यूम करो कि अगर आपके घर में 2 दिन या 3 दिन पानी ना आता है, तो आप लोगों का लाइफ कितना मतलब खराब हो जाता है। और फाइनली जो वाटर का सोर्स होता है वो रेनफॉल ही होता है। एंड इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे फ्रेश वाटर कौन लाता है? वो लाता है रेन। इफ द रेनफॉल इज लेस, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, flood take place. देखिए वाटर ही जो रेनी है, रेनी हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर लेके आता है। अगर ये नहीं होता है तो ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से भी लोग आदमी मर सकते हैं। और अगर ज्यादा हो गया तो भी लोग आदमी मतलब फ्लड की वजह से मर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस वाटर साइकिल को बना के रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल होते हैं, वो एक होता है कन्वेंशनल रेनफॉल, एक होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इसकी बिल्कुल डिफिनीशन के बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। लेकिन ये रेनफॉल होता कहाँ कहाँ? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से एक कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो अर्थ सरफेस पे वाटर होता है, वो चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे सी हो, चाहे जो भी वाटर हो, जब ऊपर से ज्यादा टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो सन का जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये जो है ये सब इवापोरेट होते हैं। जब ये इवापोरेट होते हैं तो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन के बाद ये भारी हो जाता है, फिर प्रिसिपिटेशन होता है और ऐसे बारिश शुरू होने लगती है। ये नॉर्मल जितने भी प्लेन्स हैं वहां पे बारिश होता है। इस रेनी को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। ये समझ में आ गया कन्वेक्शनल रेन सभी को? ओके। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ पॉइंट 2, जिसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक, और यहाँ पे दिखा है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है माउंटेन। तो जो एरिया हिली एरिया, जैसे मान लो भाई एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये हल्द्वानी में हो सकता है, देहरादून में हो सकता है, ये नॉर्मल रेनफॉल है। जब हम बात करते हैं रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल की, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल उसको बोलते हैं कि जब हमारा क्या होता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी से वाटर वेपर उठा और ये ऊपर जाने के बजाय क्या हुआ, माउंटेन से टकरा रहा है। तो माउंटेन बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन होगा, तो जब माउंटेन से टकराता है तो उस माउंटेन के पास जाके वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद ये जो मॉइस्चर है रेनफॉल में बदल जाता है। तो इसका मतलब ड्यू टू द माउंटेन द रेन ड्यू टू द माउंटेन इज कॉल्ड रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर माउंटेन की वजह से, मतलब बड़े बड़े माउंटेन होते हैं जिसमें जब यह टकराता है और यह टकराने की वजह से वहां पर रेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। मतलब अगर मान लीजिए जैसे रानी खेत हो गया, चाहे बहुत बड़े जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन है, और जैसे हिमालय हो गया, वहां पे जो रेनफॉल होता है उसको हम रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि साइक्लोन का मतलब ही है एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आना, तूफान आना। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल मैक्सिमम समुद्र में देखने को मिलता है। जैसे आप कभी आपने देखा होगा, वे आप लोग में से अगर कोई देखा होगा समुद्र, तो बे ऑफ बंगाल देखा होगा, अरबियन सी देखा होगा, इंडियन ओशन देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेज तेज हवाएं चलती है। तो वहां पे क्या होता है, एक तरफ से कोल्ड एयर आता है और एक तरफ से वार्म एयर आता है, और जो दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर के साथ मिलके और कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड होने के बाद उसी एरिया में जहाँ पे साइक्लोन उठता है, उसी एरिया में वार्म एयर एंड कोल्ड एयर meet together and they change into the condensation, and after the condensation it become रेंज। मतलब क्या हुआ कि जब कोल्ड वाटर रेन वाटर मिलते हैं, जब साइक्लोन चलता है और दोनों कोल्ड एयर एंड वार्म एयर दोनों एक साथ मिलते हैं, तो वहां पे प्रिसिपिटेशन होता है। इसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, और ये मैक्सिमम क्या होता है, सी साइड में होता है। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का रेन क्लियर हो गया आपको? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ बेटा मैं। कुछ इंपॉर्टेंट इस पिक्चर में आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों पिक्चर दिया है। पिक्चर दिख रहा है सभी को? तो मैं, हाँ ठीक है, मैं आप ओके ओके ओके। तो इन दिस पिक्चर
जीरो डिग्री लेटीट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। आपको यहाँ पे इक्वेटर दिख रहा है। आपको पता है बेटा, जो सन होता है ना, जो सन होता है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है। तो इक्वेटर का जितना भी एरिया है, इक्वेटर का जितना भी एरिया है वो क्या होता है, वो बहुत सारा गर्म होता है। तो ये गर्म होने की वजह से यहाँ के मैक्सिमम एयर क्या होते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि, और हमको ये भी पता है, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये बिल्कुल ठंडा होता है, एकदम कोल्ड होता है, और वहां पे हाई प्रेशर बिल्डअप होता है। तो ये जो हाई प्रेशर बिल्डअप होता है, वो हाई प्रेशर हमेशा कहाँ जाता है, हाई प्रेशर हमेशा किधर की तरफ जाता है, इक्वेटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और इधर का जो नॉर्थ पोल का हाई प्रेशर क्रिएट होता है, वो भी हमेशा इक्वेटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था, एक वेस्टर्ली विंड होता है जो हमेशा वेस्टर्न की साइड में जाने की कोशिश करता है। एक ईस्टर्ली विंड होता है जो हमेशा काम जो एक सॉरी जो वेस्टर्ली विंड होता है वो वेस्ट से बहता है और ईस्ट की तरफ जाता है, और जो ईस्टर्ली विंड होता है वो ईस्ट से चलता है, वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये विंड, इन्हीं सब विंडों की वजह से ये विंड, एक तो है जो पोलर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, एक वेस्टर्ली है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से जो इक्वेटर है, यहाँ से हवाएं भागने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी जो हवाएं यहाँ पे आने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सब सारा जो चेंजेस है, इसके वजह से हमारा समय समय पे रेनफॉल होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि जो आपको पता है, जो हम बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिग्री सेल्सियस है, जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर चेक करते हैं, ये क्या है कि इसके बारे में सबसे पहले पता किया था, उनका जो नाम था एंडर्स सेल्सियस। तो उन्होंने सबसे पहले इसका इन्वेंशन किया था, इसी वजह से इसका नाम उन्होंने रख दिया डिग्री सेल्सियस। और आपको ये याद रखना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद करना है आपको कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हो गया आपका टेम्परेचर से रिलेटेड एक फैक्ट। अब मैं आपको एयर प्रेशर से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि the astronauts have to wear special protective space suit filled with air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronaut and would make the blood vessel burst. द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने देखा होगा, जब भी एस्ट्रोनॉट ऊपर की तरफ जाते हैं, एक स्पेशल सूट पहनते हैं। वो स्पेशल सूट इसलिए सिर्फ पहनते हैं कि वो अपने बॉडी का जो प्रेशर है, आपको मैंने बताया था कि हमारे बॉडी के ऊपर 1 kg का प्रेशर हमेशा ऐड करता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, प्रेशर कम होने लगता है। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो वेन्स है, उस पे भी हमेशा 1 kg का प्रेशर ऐड करता है। अगर हम ऊपर जाएंगे और बिना सूट पहने हुए जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हमारा ब्लड जो प्रेशर है ऊपर से जो एक्ट कर रहा था, वो कम होता जाएगा। और क्या होगा, फाइनली हमारे जो बॉडी है, जो हमारे वेन्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं, वो सारे ब्लास्ट हो जाएंगे, ऊपर जाके फट जाएंगे, क्योंकि बाहर प्रेशर कम हो जाएगा और हमारे अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा। लंग्स फट जाएगा, हार्ट फट जाएगा, यार सब कुछ फट जाएगा। इसी वजह से कभी कभी हम जब प्लेन में जाते हैं और फाउंटेन पेन लेके अगर फ्लाइंग करते हैं, तो प्लेन में से क्या होता है, फाउंटेन पेन में से जो इंक है वो बाहर निकलने लगता है। किसके वजह से, क्योंकि प्रेशर बाहर कम हो जाता है और फाउंटेन पेन के अंदर पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर से रिलेटेड। इसी वजह से हम जब भी बोलते हैं कि जब भी आपको पता, सोचोगे कि एस्ट्रोनॉट सूट क्यों पहन के जाता है, तो एस्ट्रोनॉट एक तो सूट पहन के इसलिए जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, और दूसरा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, सो दैट वो ऊपर एटमॉस्फेयर की कमी होगी तो ऑक्सीजन उसको मिलते रहेंगे। ठीक है। और मैंने एक बताया था, विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम द विच इट ब्लोज। मतलब द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड, जो विंड जिस डायरेक्शन से बहती है उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। अगर कोई विंड ईस्ट से बह रही है तो उसको ईस्टर्ली बोलेंगे, अगर कोई विंड जो है वेस्ट से बह रही है तो उसको वेस्टर्ली बोलेंगे। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड मैंने आप साइक्लोन साइक्लोन के बारे में आपको सबको पता है कि एक साइक्लोन बहुत क्या करता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है जब भी आता है।
अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा एक साइक्लोन आया था, और जब भी साइक्लोन आता है बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत तेज तूफान होता है, और जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया के जो सिटीज होते हैं, टाउन्स होते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, घर टूट जाता है, बिल्डिंगें टूट जाती है। और ये सब सारी चीजें मैक्सिमम आप देखोगे बे ऑफ बंगाल के किनारे जैसे उड़ीसा में होता है मैक्सिमम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी होता है। इसके अलावा आप गुजरात में जब अरबियन सी की तरफ जाओगे तो सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। तो ये सब सारे पिक्चर्स दिखाए हुए हैं जिसमें ये दिखाया हुआ है कि जो साइक्लोन होता है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है और बहुत ज्यादा नुकसान करता है हमारे कंट्री का, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी भी खराब हो जाता है। ठीक है, ये इसी के बारे में ये सब सारा लिखा हुआ कि उड़ीसा में कब आया था, एंड इसके बाद गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कब आया था, कितने लोग डेड हो गए थे, कितने घर गिर गए थे, ये सब सारी चीजें, सब कुछ इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। तो आप अभी आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप यू कैन